Dear students, you are welcome to Trivedi classes. Students, today I would like to teach you about the parts of speech. Parts of speech क्या है? कुछ स्टूडेंट्स इसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं, बट आज इसी वीडियो लेक्चर में मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पूरे डिटेल से करवाने जा रहा हूँ। तो आइए स्टूडेंट्स सीखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का शाब्दिक अर्थ जानना जरूरी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो टाइटल है उसको हिंदी में क्या कहते हैं हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्टूडेंट्स, यहाँ सबसे पहले आपको जानना जरूरी है स्पीच क्या है। स्पीच का मतलब है सेंटेंस। स्पीच का मतलब हुआ सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब वाक्य, यानी कि वाक्य के भाग। वाक्य के भाग को ही हिंदी में क्या बोला गया? शब्द भेद। अब बात करते हैं कि इसको शब्द भेद क्यों कहा गया। शब्द भेद किसी भी वाक्य को बोलने और लिखने के लिए शब्दों के समूह की आवश्यकता होती है या शब्दों के समूह का उपयोग किया जाता है। वाक्य में मौजूद मैसेज को सही अर्थ और भाव में पेश करना एक अच्छी भाषा के जानकार की पहचान होती है। वाक्य में शब्दों के प्रकार और भाव से यह पता चलता है कि वाक्य किस श्रेणी का है। विशेषज्ञों ने इन्हीं शब्दों के आधार पर पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांट दिया है। अब हम उन्हीं 8 भागों के डिटेल से पढ़ेंगे। एक एक करके सभी 8 पार्ट्स को हम 8 पार्ट्स को इसी वीडियो लेक्चर में करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो डेफिनेशन है इंग्लिश की वह यह है कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे डू इन ए सेंटेंस। वाक्य में शब्दों के कार्य के अनुसार शब्द अनेक भागों और वर्गों में बटे होते हैं, इसलिए ईच अमंग देम उनमें से प्रत्येक भाग इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। उनमें से प्रत्येक भाग को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रकार। पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टूडेंट्स 8 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। ये 8 भाग हमारे पास निम्न है। आप देखिए एक बार, जैसे कि पहला भाग है नाउन। नाउन को बोलते हैं संज्ञा। सेकंड पार्ट है हमारे पास प्रनाउन। प्रनाउन को क्या बोलते हैं? सर्वनाम। थर्ड पार्ट हमारे पास है एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं? विशेषण। फोर्थ पार्ट है हमारे पास वर्ब। वर्ब को बोलते हैं क्रिया। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास एडवर्ब। एडवर्ब को क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। सिक्स्थ पार्ट हमारे पास है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को क्या बोलते हैं? संबंध बोधक अव्यय। सेवंथ पार्ट है हमारे पास कंजंक्शन। कंजंक्शन को हिंदी में बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। और एट और लास्ट पार्ट है हमारे पास इंटरजेक्शन, यानी कि जिनको हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास ये 8 पार्ट है। हम 8 पार्ट में सभी पार्ट्स को अलग अलग कंप्लीट करेंगे। हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच का है फर्स्ट पार्ट नाउन। देखिए नाउन क्या है? नाउन को आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, सभी क्लासों में इसको बहुत ही इजी तरीके से कराया जाता है। नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये बहुत इजी सी डेफिनेशन हम लोग छोटी क्लासों से करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ हमें वर्ड्स के अंदर समझना है कि एक वाक्य में नाउन का क्या काम होता है और नाउन के कितने टाइप होते हैं। तो यहाँ सामान्य सी डिटेल हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। नाउन की जो डेफिनेशन है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन यहाँ इस डेफिनेशन से हमें थोड़ा मॉडिफाई करना है इसको और आगे बढ़ना है। नाउन का मतलब है कि वो सारी चीजें नाउन में आती है जिनको
यानी कि जिनको हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सारी चीजें नाउन कहलाते हैं। स्टूडेंट देखते हैं, हम एग्जाम्पल देखते हैं नाउन के। तो नाउन का एग्जाम्पल देखने से पहले आपको ये समझना होगा कि एक नाउन का क्या काम होता है, यानी एक सेंटेंस में नाउन का क्या काम होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ इस बात को यहाँ क्लियर करना है कि नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम करता है। नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम करता है। कैसे? जैसे हमारे पास इन एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, राम इज ए टीचर। राम, यहाँ राम देखिए किसका नाम है? एक पर्सन का नाम है। और यहाँ राम क्या हुआ? नाउन हुआ। और यहाँ टीचर भी क्या है? नाउन है। काउ इज वाइट, यहाँ काउ शब्द क्या है? एक एनिमल का नाम है, यह भी नाउन हुआ। इंडिया, इंडिया एक स्थान का नाम है, तो प्लेस का नाम है, प्लेस का नाम भी क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट से नाउन की डेफिनेशन आपको बिल्कुल इसी तरीके से याद करना है, इसी तरीके से सीखना है कि एवरीथिंग जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और जिसको महसूस कर सकते हैं, वो सारी चीजें नाउन कहलाती है। क्योंकि हम इतनी सी डेफिनेशन से बहुत सारी चीजें हमें क्लियर हो पाने में सस्पेंस रह जाता है, डाउट रह जाता है। कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये होगा कि नहीं होगा, तो आपको इस बात में ध्यान रखना है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स से टाइप ऑफ नाउन। कितने टाइप का नाउन होता है? नाउन होता है 5 टाइप का। चलिए, लेकिन स्टूडेंट्स से मैं आपको अलग वीडियो लेक्चर में ये सारे नाउन के टोटल डिटेल्स में पूरा का पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। एक बार यहाँ हम मोटे तौर पर समझने का प्रयास करेंगे। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, या हिंदी में समझने की जरूरत है आपको। ऐसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का विशिष्ट नाम का ज्ञान हो या ज्ञान करवाए, ऐसे शब्द प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। जैसे राम व्यक्ति हुआ, इंडिया एक स्थान है, सिख जाति है, मैथ एक सब्जेक्ट का नाम है। तो यहाँ निश्चित चीज के बारे में हमें पूरा मालूम हो रहा है, तो ऐसे नाउन को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। सेकंड नाउन देखिए कॉमन नाउन कहलाती है। कॉमन नाउन को हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन ऐसी, यानी कि ऐसी संज्ञा जिससे एक पूरे समूह का ज्ञान हो, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान विशेष का ज्ञान न होकर के बल्कि पूरे उस जाति का ही बोध हो जाए, तो हम उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे डॉक्टर, अब डॉक्टर कहने से पूरे डॉक्टर जाति का बोध हो जाता है। गर्ल, प्लेयर, तो इस तरह से ये नाउन के वर्ड्स कॉमन नाउन कहलाएंगे। थर्ड पार्ट में देखते हैं कलेक्टिव नाउन, जिसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे नाउन जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के झुंड का पूरा ज्ञान हो जाए, तो हम ऐसे नाउन को कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्राउड, अब क्राउड का मतलब भीड़ हुआ, भीड़ एक पूरा झुंड है। बंच, गुच्छा, फैमिली, परिवार, तो वो एक सदस्यों का झुंड होता है। तो इस तरह से ये समूहवाचक संज्ञा कहलाती है, कलेक्टिव नाउन कहलाती है। फोर्थ जो नाउन होती है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी? ऐसी नाउन जिनको हम खाते पीते, नापते तोलते तो हैं, बट वी कैन नॉट काउंट, जिनको हम गिन नहीं सकते, तो ऐसे नाउन मटेरियल नाउन कहलाती है। स्टूडेंट्स से तो एक बात का ध्यान रखना है, वुड हालांकि मटेरियल नाउन है, बल्कि वुड से बनी हुई जो चीजें होती है, जैसे चेयर है, वुड की बनी हुई है, लेकिन वो चेयर मटेरियल नाउन में नहीं आएगी, ये ध्यान रखने की बात है। फिफ्थ प्रकार स्टूडेंट्स हमारे सामने है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास ब्रेवरी, गुडनेस, हैप्पीनेस, यानी कि ऐसी संज्ञा जिनको हम देख या छू नहीं सकते। यहाँ क्लियर आपको इतना याद रखना पड़ेगा, वी कैन नॉट सी एंड वी कैन नॉट टच। ऐसे वर्ड्स जिनको हम देख या छू नहीं सकते, जो केवल फीलिंग्स को प्रकट करते हैं, वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स से ये मोटे तौर पर नाउन के बारे में पढ़ा। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद का जो सेकंड पार्ट है हमारे पास, उसे कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब हुआ सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? संज्ञा के बदले जो शब्द काम में लिए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। तो स्टूडेंट से अब संज्ञा के बदले इनको काम में क्यों लिया जाता है? क्योंकि भाषा के एक्सप्रेशन को सुंदर बनाने के लिए। जैसे
प्रोनाउन की हम डेफिनेशन देखें तो प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी ऐसे शब्द जिनको हम संज्ञा के बदले काम में लेते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब भाषा को हम कैसे सुंदर बना सकते हैं, जैसे देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसे राम के बारे में लिखा, राम इज स्टूडेंट, राम एक विद्यार्थी है। राम इज लेबोरियस, वह परिश्रमी है, मेहनती है। राम इज इंटेलिजेंट, राम एक बुद्धिमान लड़का है। राम्स फादर इज ए डॉक्टर, राम के पिता है वो एक चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं। स्टूडेंट्स, इसमें देखिए सभी एग्जांपल्स में हमने केवल राम के बारे में जिक्र किया, तो राम क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है, लेकिन राम नाउन है। अब इस नाउन के बदले देखते हैं हम लोग कैसे इस वाक्य को कंप्लीट करते हैं। जैसे इन दोनों वाक्यों में देखिए, इन दोनों सेंटेंस में हमने राम की जगह यदि हम, जैसे ये राम नाउन है और राम के लिए हम लगा सकते हैं, और यहाँ राम्स फादर यानी राम के पिता, राम के पिता मतलब उसके पिता, तो यहाँ उसके लिए हम क्या काम में ले सकते हैं, हिज। तो जैसे स्टूडेंट्स इन दोनों को कंप्लीट करके हम इस पूरे सेंटेंस को यदि हम और अधिक सुंदर बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं। हम इन दोनों सेंटेंस को, सेंटेंस इसको और इसको, यानी ए सेंटेंस ये हुआ, बी सेंटेंस ये हुआ, सी सेंटेंस और ये हुआ डी सेंटेंस, हम बी और सी को देखो कैसे करके कमांड लिखेंगे। ही इज लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट। तो यहां स्टूडेंट्स हमने देखिए राम नाउन की जगह किसको काम में लिया, ही को काम में लिया। तो नाउन के बदले जो काम में लिए जाते हैं शब्द उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ ही क्या है, वो प्रोनाउन है। इसी तरह से लास्ट जो हमारे पास सेंटेंस है उसमें हम राम्स फादर की जगह हम लिख देंगे हिज फादर। हिज फादर इज ए डॉक्टर। तो स्टूडेंट्स ये वाक्य कंप्लीट हुआ, और इनको बारी बारी राम राम लिखने के बजाय हमने ही और हिज का प्रयोग करके इस पूरी लैंग्वेज को, हमने लैंग्वेज के एक्सप्रेशन को और अधिक स्पष्ट और सुंदर कर दिया है। तो इस तरह से नाउन के बदले जिन वर्ड्स को काम में लेते हैं स्टूडेंट्स, वो सभी वर्ड्स प्रोनाउन कहलाते हैं। तो लगता है मुझे आपको ये समझ में आया होगा। और ये स्टूडेंट्स मुझे पहले इसलिए लिखना पड़ता है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैंने पहले लिख करके आपके लिए एग्जाम्पल तैयार किए होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम पार्ट ले लें। थर्ड पार्ट क्या आता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब हुआ विशेषण। विशेषण कौन होता है, विशेषण या एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम यानी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताए, नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करे। तो इसका मतलब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो स्टूडेंट से इसका मतलब एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव एक क्वालिफाइंग वर्ड है। एडजेक्टिव एक क्वालिफाइंग वर्ड है। एडजेक्टिव एक क्वालिफाइंग वर्ड है जो ओनली संज्ञा और सर्वनाम, नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बताता है। तो एडजेक्टिव की जो डेफिनेशन है वो है एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड which is qualifies noun or pronoun। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए ऐसे शब्द हमेशा ही एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं एग्जांपल। पहला एग्जांपल जिसमें लिखा है अब्दुल इज एन इंटेलिजेंट। यहाँ देखिए अब्दुल नाउन है और यहाँ इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट कौन है, ये इंटेलिजेंट शब्द ये विशेषता किसकी बताता है, यहाँ अब्दुल की बताता है। तो इसका मतलब यह क्वालिटी है वो अब्दुल में है, तो इसका मतलब यह नाउन की विशेषता बता रहा है। तो इंटेलिजेंट यहाँ नाउन के लिए आया है। इसी तरह से दूसरा देखिए राम इज पुअर बट ऑनेस्ट। तो यहाँ पुअर कौन है, पुअर कौन है, ये नाउन है हमारे पास। तो पुअर किसकी विशेषता बता रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है। ऑनेस्ट ईमानदार भी कौन है, ईमानदार भी राम है। तो यहाँ नाउन ऑनेस्ट और पुअर दोनों जो क्वालिटी है वो किसमें है, राम में है। तो यहाँ
पुअर और ऑनेस्ट दोनों जो वर्ड हैं वो स्टूडेंट कौन है? एडजेक्टिव है। थर्ड देखिए राखी इज ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल वर्ड किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? राखी के लिए। यह राखी की विशेषता यानी राखी नाउन की विशेषता बता रहा है, नाउन की क्वालिटी बता रहा है। थर्ड में देखिए, फोर्थ में देखिए सुगर इज स्वीट, यहाँ स्वीट जो क्वालिटी है, स्वीट की विशेषता है, यह किसकी है? शुगर की है। तो स्वीट एडजेक्टिव है जो नाउन शुगर के लिए है। कपिल देखिए, कपिल नेम है, नेम कोई भी है, वस्तु कोई भी है, वो नाउन है। इससे पहले आप नाउन में देखिए, यहाँ कपिल इज ए टाल बॉय, यहाँ टाल एक क्वालिटी है किसकी? कपिल की। तो कपिल हुआ नाउन, तो टाल किसकी क्वालिटी है? नाउन की क्वालिटी है। तो स्टूडेंट्स ये जितने भी जो मैंने वर्ड जिनको राउंड में लिखा है, ये राउंड में लिखे गए वर्ड्स, ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं जो हर एक सेंटेंस में, उस सेंटेंस में अपने अपने नाउन की क्वालिटी बता रहे हैं। तो नाउन या प्रोनाउन की जो क्वालिटी बताए, ऐसे वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो मैं आपको इन पार्ट्स ऑफ स्पीच की सेपरेट वीडियो दूंगा जिसमें एडजेक्टिव वो कितने एडजेक्टिव होते हैं, उनके सबके अलग अलग टाइप्स, सबके एग्जाम्पल, बहुत विस्तृत वीडियो आपके पास चौथा पार्ट है, वह वर्ब का मतलब हुआ क्रिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्रिया की एक छोटी सी डेफिनेशन जो हिंदी की है उसे देखते हैं। जिस वाक्य में किसी काम का करना या होना पाया जाए, यानी कि जहां भी काम का करना या होना पाया जाए वह क्रिया कहलाती है। लेकिन हम लोग जब इंग्लिश की डेफिनेशन की बात करें, उस एग्जाम्पल की लेकर के हम वर्ब को जब एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ आपको इस डेफिनेशन, हिंदी की डेफिनेशन से आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए कैसे में वर्ब की डेफिनेशन है, वर्ब इज वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस सम एक्शन, फीलिंग्स और एग्जिस्टेंस। इट टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट, इट टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। स्टूडेंट्स वर्ब की जो डेफिनेशन है यहाँ बोलती है, तो वर्ब इज वर्ड यानी कि क्रिया एक ऐसा शब्द है यूज्ड टू एक्सप्रेस जो व्यक्त करता है, व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है किसको? सम एक्शन, यानी कि किसी कार्य को, फीलिंग्स भावना को और अस्तित्व या अधिकार को व्यक्त करता है। इट टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट, और यह हमें सब्जेक्ट की स्थिति, सब्जेक्ट के अस्तित्व को बताता है इन ए सेंटेंस, किसमें? एक वाक्य में। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम कह सकते हैं, इस डेफिनेशन से कह सकते हैं वर्ब क्या है? वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है, यह एक्शन वर्ड है यानी क्रियाकलाप बताने वाला शब्द है, सबसे पहली बात। लेकिन क्या हम सभी जगह, क्या हम इसी बात को हम सबसे पहले क्लियर करते हैं, क्या हम एक्शन वर्ड जिस वर्ब को कहते हैं, क्या वह सभी जगह सही मायने रखता है? क्या वह सभी वाक्यों में एक जैसा फिट बैठता है? लेकिन स्टूडेंट्स हमारे पास 4 एग्जाम्पल हैं, इन 4 एग्जाम्पल्स को देखिए, क्योंकि जो वर्ब है, वर्ब को स्टेट ऑफ बीइंग कहा जाता है। हम हालांकि हमारी जो डेफिनेशन कह रही है कि यह एक एक्शन वर्ड है, यानी वर्ब एक एक्शन वर्ड है या डूइंग वर्ड है जिसमें काम का करना या होना पाया जाए। लेकिन हम इन 4 एग्जाम्पल के द्वारा ये बात क्लियर करेंगे कि इन 4 सेंटेंस में कहाँ वर्ब है और कौन से रूप में है। फर्स्ट देखिए, ही इज हैप्पी, यहाँ इस वाक्य में यहाँ जो बात करेंगे क्रियाकलाप की, तो क्रियाकलाप क्या हो रहा है? भाई कुछ स्टूडेंट्स भी सोचेंगे भी क्रिया उसको कहते हैं जिसमें किसी वस्तु को आपने उठाया और दूसरी जगह रखा, या जैसे मान लो एक दूसरा एग्जाम्पल दें कि जैसे कि मछुआरा मछलियाँ पकड़ता है, तो वहाँ पूछे भी क्या कार्य हो रहा है, तो वहाँ आप बताएंगे मछुआरा मछलियाँ पकड़ने का काम कर रहा है। तो लेकिन यहाँ जो एक स्टेट ऑफ बीइंग है या अवस्था की बात बताई है, दशा की बात बताई है, तो यहाँ इज है वह एक मेन वर्ब का काम करता है, इज यहाँ मेन वर्ब है। सेकंड सेंटेंस में देखेंगे मंकी फील्स कोल्ड, तो यहाँ फील्स है वो मेन वर्ब है। थर्ड और फोर्थ सेंटेंस में देखेंगे यहाँ इज किसका काम कर रही है? इज मेन वर्ब का काम कर रही है। और इसी तरह से
फोर्थ सेंटेंस में देखेंगे हरिश्चंद्र ए ग्रेट किंग। हरिश्चंद्र एक महान राजा था। तो इसमें हालांकि कोई ऐसा कार्य नहीं है, डूइंग वर्क नहीं है कि हम लोग यहाँ पर फर्स्ट सेकंड या थर्ड फॉर्म देकर कहें कि यहाँ वर्ब है, लेकिन यहाँ वाज है, वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो इसलिए स्टूडेंट से आप लोग जहाँ भी आपको वर्ब को आइडेंटिफाई करना हो तो वहाँ केवल आप वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म देख करके ही उसे आइडेंटिफाई नहीं करें, बल्कि स्टेट ऑफ बीइंग का भी ख्याल रखें। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि वर्ब की कितने प्रकार की होती है। वर्ब को हम 3 प्रकार में बांट करके पढ़ते हैं। 3 काइंड्स ऑफ वर्ब। देखिए 3 प्रकार कौन कौन से हैं वर्ब क्रिया के? 3 प्रकार। पहला प्रकार है मेन वर्ब। मेन वर्ब को हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया कौन सी होती है या मेन वर्ब कौन सी होती है स्टूडेंट से? पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, गाना, सोना, खेलना, कूदना, ये सारी मेन वर्ब कहलाती है, जो अनगिनत है इंग्लिश में। सेकंड जो पार्ट आता है हमारे पास वो आता है एक्सिलरी वर्ब का, और थर्ड पार्ट आता है मोडल्स का। तो स्टूडेंट से वैसे मोडल्स भी कौन होते हैं, वो भी एक्सिलरी पार्ट में आते हैं, लेकिन हम इनको 3 भागों में बांट करके और पढ़ने वाले हैं। लेकिन इनको मैं ज्यादा डिटेल में आपको अलग से वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगा। लेकिन एक्सिलरी वर्ब की बात करें तो एक्सिलरी वर्ब मूलतः बेसिकली रूप से ये 12 होती है। 12 को डिवाइड करके विस्तार करके इनको लगभग 24 पार्ट्स में बांटा गया है। तो देखिए ये कौन कौन सी होती है 12। मैं आपको सबसे पहले उन 12 के बारे में थोड़ा सा बता दूं। तो देखिए यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब या जिनको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, इस हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे थे हम लोग। ये 12 टाइप की होती है और इनको मूल 12 रूप जैसे दिया गया है। जैसे हेल्पिंग वर्ब में जैसे पहले बात करेंगे बी के 5 रूप, इजारा बात। तो इसी तरह से डू का कौन हुआ? डू, डज, डिड, और हैव के 3 टाइप्स हुए, हैज, हैव, हैड। और ये जो जितने भी बाद के लिखे हैं ये हालांकि मॉडल एक्सिलरीज कहलाते हैं, और यही हम यहाँ पढ़ते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? मोडल्स क्या है? हमारे जो मनोभावों को व्यक्त करते हैं, यानी हमारे मूड्स, हमारे मन को, भाव को व्यक्त करने वाले शब्द होते हैं, जो टेंस फॉर्मेशन में, जो सेंटेंस में बहुत हेल्प करते हैं और टेंस के रूप को बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स वीडियो काफी लंबी हो जाएगी यदि मैं इनको विस्तार से बताऊंगा। तो इसकी बजाय आपको अलग से वीडियो लेक्चर में ये टोटल चीज मैं आपको बारीकी से करा दूंगा। तो अब चलते हैं हम 5th पार्ट की ओर। स्पीच का जो नेक्स्ट 5th भाग है, 5वां भाग है, जो एडवर्ब है। एडवर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। हिंदी में बोलते हैं इसे क्रिया विशेषण। तो यहाँ बात आती है क्रिया और विशेषण, यानी ये एक ऐसे शब्द होते हैं। हिंदी में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को स्टूडेंट्स में क्लियर कर रहा हूँ कि ऐसे शब्द जो क्रिया और विशेषण की विशेषता बताए, यानी क्रिया और विशेषण को और अधिक मॉडिफाई कर दे, तो ऐसे वर्ड्स है वो एडवर्ब कहलाते हैं। लेकिन हम बढ़ते हैं इंग्लिश की डेफिनेशन से आगे, देखते हैं या हमारी इंग्लिश की डेफिनेशन क्या होती है? द वर्ड विच क्वालिफाइज या मॉडिफाइज किसको? ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यहाँ बात क्लियर होती है इन तीनों जो अंडरलाइन सेंटेंस है, अंडरलाइन वर्ड्स है, यानी हमारी जो डेफिनेशन कहती है ऐसे शब्द जो क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण दूसरे जो क्रिया विशेषण उसी वाक्य में है उसको भी मॉडिफाई कर दे, उसको क्वालिफाइज कर दे, ऐसे वर्ड्स एडवर्ब कराते हैं। या स्टूडेंट से अब जब इन तीनों की बात आ जाती है तो हमें इसको हिंदी में बताऊं तो हम लोग इस डेफिनेशन को आगे यूं भी बोल सकते हैं कि वर्ड के अंदर नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन तीनों को छोड़ दे तो शेष कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है यदि उसको क्वालिफाई कर दे और अधिक विशेषता बता दे तो ऐसे वर्ड्स एडवर्ब कहलाते हैं। मोस्टली ये सुनने में आता है कि एडवर्ब है वो ओनली वर्ब की क्वालिटी बताता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, लेकिन ऐसा है नहीं स्टूडेंट से। मैं आपको इन्हें तीनों एग्जांपल लेकर के तीनों बातों को क्लियर करने जा रहा हूं। सबसे पहला एग्जांपल देखिए, बियर रन्स स्लोली। भालू धीरे दौड़ता है।
तो देखिए यहाँ वर्ब कौन है, रन्स वर्ब है, रन वर्ब है, इसको मॉडिफाई किसने किया, स्लोली ने। तो स्लोली कौन हुआ, एडवर्ब। तो स्टूडेंट्स यहाँ स्लोली धीरे धीरे या दौड़ने की बात कही गई है, तो एडवर्ब स्लोली यहाँ पे एडवर्ब है जो वर्ब रन को मॉडिफाई करता है। पहला एग्जांपल तो ये क्लियर हुआ। सेकंड एग्जांपल एडजेक्टिव का देखिए, जैसे मैंने लिखा सीता इज ब्यूटीफुल, सीता इज ब्यूटीफुल। यहां देखिए ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, यह विशेषण है क्योंकि यह नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है। तो ब्यूटीफुल कौन हुआ, एडजेक्टिव हुआ। लेकिन इसी एग्जांपल को यदि हम मॉडिफाई करें, सीता इज, अब मैंने जोड़ दिया वेरी ब्यूटीफुल। यहां स्टूडेंट्स देखिए वेरी है बहुत सुंदर होना, तो यहां इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो यहां वेरी क्या हुआ, एडवर्ब हुआ जो ब्यूटीफुल को और अधिक मॉडिफाई करता है, क्वालिफाइज करता है। तो इस तरह से एडवर्ब ओनली वर्ब की मॉडिफाई नहीं करके बल्कि वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब को भी करता है। तीसरा एग्जांपल देखिए, यहां लिखा है हेमंत वॉक्स केयरफुली। देखिए केयरफुली यहां पे एडवर्ब है, केयरफुली क्या है, यहां पे एडवर्ब है। एडवर्ब बनाए कैसे जाते हैं, एडजेक्टिव के अंत में एलवाई लगा दें तो उनसे एडवर्ब बनाते हैं। तो यहां देखिए मैं वॉक्स के साथ वेरी जोड़ दूं, जैसे मैंने लिखा हेमंत वॉक्स वेरी केयरफुली। तो स्टूडेंट्स यह देखिए यहां वेरी है, यह वेरी किसको ज्यादा मॉडिफाई कर रहा है, किसको और अधिक क्वालिफाइज कर रहा है, किसकी क्वालिटी को और अधिक बढ़ा रहा है, या केयरफुली की क्वालिटी को किसने ज्यादा बढ़ा दिया, वेरी ने बढ़ा दिया। तो इस तरह से यहां एडवर्ब की क्वालिटी को बढ़ाया जा रहा है। तो इस तरह से एडवर्ब होते हैं वो खुद क्रिया की तो बता, क्रिया को मॉडिफाई करते हैं, एडजेक्टिव को करते हैं, लेकिन एडवर्ब को भी मॉडिफाई करते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हुआ एडवर्ब। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। छठा पार्ट प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन को हिंदी में संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, लेकिन यहां सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन को देखेंगे। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड बिफोर placed before a noun or pronoun to show its relation to some other word and or words in sentence। स्टूडेंट्स यहाँ पे इस डेफिनेशन में यदि हम देखेंगे तो यहाँ जो अदर वर्ड लिखा है, अदर वर्ड या वर्ड्स लिखा है वही है नाउन और प्रोनाउन जो दूसरे होते हैं। जैसे कि यहाँ इसकी हिंदी बताऊं तो हिंदी अनुवाद ये होगा कि जो किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर के उसी वाक्य में आए दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ संबंध बताए, संबंध को इंगित करे, संबंध को दर्शाए, ऐसे वर्ड क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं। जैसा कि नाम से ही है प्रीपोजिशन, तो यहाँ परी का मतलब होता है पहले, परी का मतलब पहले, यानी ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन से पहले आए और पहले आकर के उसी सेंटेंस में दूसरे नाउन और प्रोनाउन है उसके साथ संबंध को दर्शाए, तो वो ऐसे वर्ड्स प्रीपोजिशन कहलाते हैं। प्रीपोजिशन इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सही अर्थ को शो करते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में। देखिए जैसे पहला एग्जाम्पल है मदर इज इन द किचन। यहाँ मदर नाउन है, किचन भी नाउन है, तो इस तरह से दोनों नाउन के मध्य संबंध को कौन बता रहा है, दोनों नाउन के मध्य की स्थिति को कौन बता रहा है, या इन एक प्रीपोजिशन है। तो इंग्लिश ग्रामर में शब्दों की सही स्थिति और उनका सही संबंध दर्शाने का काम प्रीपोजिशन करते हैं। अब प्रीपोजिशन का इंग्लिश ग्रामर में कितना महत्वपूर्ण स्थान है ये भी मैं आपको इसी एग्जाम्पल से बताने वाला हूँ। लेकिन देखिए दूसरा एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल। बुक
नाउन है, टेबल भी नाउन है। अब दोनों नाउन के मध्य संबंध कौन बता रहा है? कौन बता रहा है? तो बुक है, पुस्तक है, वो टेबल के ऊपर है, तो यहाँ ऊपरी संबंध बताने के लिए उन का प्रयोग किया गया है। और यदि प्रीपोजिशन का वाक्य में प्रयोग नहीं किया जाए, सेंटेंस में यदि हम किसी भी प्रीपोजिशन का गलती से प्रयोग न करें तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, गलत हो जाता है, जैसे सिली मिस्टेक्स हो जाती है। कैसे? जैसे मैं इसी में इनको हटा दूं तो क्या सेंटेंस बनेगा ये देखना, मदर इज द किचन। अब आप खुद इसको समझ सकते हैं कि देखिए कितना अर्थ चेंज हो गया, किसके कारण? प्रीपोजिशन न होने के कारण। इसी तरह से दूसरे सेंटेंस में स्टूडेंट्स आप देखिए, यदि हम प्रीपोजिशन का प्रयोग न करें तो हमारा पूरा का पूरा जो इसका अर्थ है वो पूरा का पूरा अर्थ बदल जाएगा। जैसे द बुक इज, अब ओन का प्रयोग न करके हमने लिखा द टेबल, द बुक इज टेबल। अब देखिए पूरा का पूरा यहाँ अर्थ चेंज हो गया है। तो स्टूडेंट्स इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रीपोजिशन की पूरी डिटेल्स वीडियो में आपको अलग से दूंगा, तो यहाँ आपको प्रीपोजिशन के बारे में इतना क्वेश्चन रहा है। लेकिन एक एग्जांपल से 3 एग्जांपल के द्वारा हम ऐड के अलग अलग बिहेव को देखेंगे। तो कोई जरूरी नहीं होता कि एक प्रीपोजिशन सेम, एक प्रीपोजिशन हर जगह सेम ही अर्थ में आए। ही इज एट होम, यहाँ देखिए यह प्लेस के साथ संबंध को बता रहा है, प्रोनाउन का, देखिए सब्जेक्ट का। या ही गोज टू स्कूल एट 10, यहाँ किसके लिए बता रहा है? यहाँ एट का प्रयोग टाइम के लिए प्रयुक्त हुआ है। या तो इसका मतलब है कि प्रीपोजिशन प्लेस के बारे में बताते हैं, टाइम का संबंध भी, टाइम के संबंध के लिए भी प्रीपोजिशन का प्रयोग होते हैं। आई वाज सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर, देखिए यहाँ पे मैं भी आश्चर्यचकित हो गया था उसके व्यवहार से। तो यहाँ एट मेंटल एटीट्यूड के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। इस तरह से स्टूडेंट्स से प्रीपोजिशन ऐसे शब्द हैं जो फिक्स अर्थ में भी आते हैं और भिन्न भिन्न शब्दों के साथ भिन्न भिन्न प्रीपोजिशन का भी प्रयोग किया जाता है। तो प्रीपोजिशन के लिए भी आपको अलग से सेपरेट वीडियो देंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो 7th पार्ट है हमारे पास, कंजंक्शन। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो कंजंक्शन होता क्या है, यहाँ सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं। कंजंक्शन कनेक्टिंग वर्ड होते हैं, कनेक्टिंग वर्ड होते हैं, केवल इनका काम जोड़ने का होता है। तो वाक्य में या सेंटेंस में इनका जोड़ने के अलावा कोई काम नहीं होता। तो इसका मतलब ये बात जो है, जोड़ने वाले शब्द कंजंक्शन कराते हैं। तो सबसे पहले कंजंक्शन की हम डेफिनेशन देखेंगे। कंजंक्शन इज ए वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स। देखिए ये जॉइन वर्ड्स, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जॉइन वर्ड्स से फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस टुगेदर। यानी कि कंजंक्शन ऐसे शब्द हैं जो शब्दों, शब्द समूहों, वाक्यांशों और उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ते हैं, साथ में रखते हैं। तो इस तरह से कंजंक्शन है वो समुच्चय बोधक कहलाते हैं। हिंदी में इन्हें समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं और ये केवल जोड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने 4 सेंटेंस दिए हैं। देखिए कैसे, यू लाइक मैंगो एंड बनाना। देखिए यहाँ पे मैंगो और बनाना दोनों वर्ड हैं, दोनों वर्ड को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? यहाँ एंड कर रहा है। तो एंड क्या हुआ? एंड कंजंक्शन हुआ। सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड सेंटेंस में देखिए, द फ्रॉग लिव्स इन वाटर, और यहाँ लिखा एंड ऑन लैंड। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। यहाँ इन वाटर और ऑन लैंड ये दोनों फ्रेजेस हैं। ये दोनों क्या है? फ्रेजेस है। दोनों फ्रेजेस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड कर रहा है। तो एंड क्या है? यहाँ पे कंजंक्शन है और कनेक्टिव का काम कर रहा है। आई नो, देखिए आई नो दैट राम इज इंटेलिजेंट। यहाँ पे ये दोनों क्या है? क्लासेस है। ठीक है, दोनों क्लासेस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? दैट कर रहा है। तो दैट है यहाँ कनेक्टिव का काम कर रहा है। तो दैट क्या हुआ? कंजंक्शन वर्ड हुआ। इसी तरह से हम लास्ट में यहाँ देखिए, अंकित इज गुड, ये इतना एक सेंटेंस है। हिज ब्रदर इज बैड, ये भी एक सेंटेंस है। दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बट कर रहा है।
तो बट भी यहाँ पे क्या है, कंजक्शन है। इस तरह से स्टूडेंट से आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आया होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच का अंतिम पार्ट देखिए इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मयादि बोधक अवयव। विस्मयादि बोधक अवयव क्या चीज है? सबसे पहले आप देखिए डेफिनेशंस। वर्ड्स व्हिच यूज्ड टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशंस ऑफ द ह्यूमन हार्ट आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। यानी ऐसे शब्द जो मानवीय भावों को, जैसे मानवीय भाव कौन से, खुशी, आश्चर्य और दुख, इनमें जो भाव मनुष्य के मन से अचानक निकल पड़ते हैं, अचानक निकलने वाले शब्द होते हैं, वो सारे के सारे क्या कराते हैं, इंटरजेक्शन कराते हैं, विस्मयादिबोधक कहते हैं। और जो विस्मयादिबोधक शब्द होते हैं उनके साथ ये निशान लगाया जाता है, ये नोट ऑफ इंटरजेक्शन होता है, तो ये लगाना भी कंपलसरी होता है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से क्लियर करता हूं कि कौन कौन सी एग्जाम्पल की तरह देखिए आप हुर्रा। जैसे कि पहला हमारे पास जो एग्जाम्पल है, क्या लिखा है, हुर्रा। हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। यहाँ इसका अर्थ बना कि वाह हम लोग मैच जीत गए। तो इस तरह से यहाँ अचानक ये निकला हुआ शब्द है, हमारे अचानक मनोभावों को व्यक्त किया गया है किसके द्वारा, हुर्रा के द्वारा। तो हुर्रा कौन सा शब्द कहलाएगा, इंटरजेक्शन वर्ड है ये। दूसरे सेंटेंस में देखिए अल्लाह आई एम अंडर, हाय मैं तो बर्बाद हो गया। तो यहाँ अचानक यानी कि दुख की स्थिति में अल्लाह दुख के भाव को व्यक्त करता है, ये खुशी के भाव को व्यक्त करता है। इसी तरह से ओ ही वाज रूइंड, अरे हाय वह भी बर्बाद हो गया। तो निश्चित है अल्लाह को ये भी अचानक हमारी मनोभावों को प्रकट करते हैं, अचानक बोले जाने वाले शब्द हैं। इसी तरह से शाबाशी देने के लिए ब्रेवो, ब्रेवो यू हैव डन द बेस्ट, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो इस तरह से शाबाशी के लिए ये शब्द ब्रेवो काम में लिए गए। तो इस तरह से स्टूडेंट से ये कुछ इंटरजेक्शन के आपको एग्जाम्पल्स दिए गए। तो इस प्रकार पार्ट्स ऑफ स्पीच के हमारे टोटल 8 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।